कतर की औरतें और उनकी जवान बेटियां फिटकरी से ऐसा काम करती जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम साक्षी है। शादी से पहले मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। मैं गांव की रहने वाली थी, लेकिन फिर भी मैंने सरकारी स्कूल से 10वीं क्लास तक की शिक्षा पाई हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन कुछ मीडियम सी थी। मैं अपने घर में सबसे बड़ी बेटी थी, इसीलिए मेरे माँ बाप को मेरी शादी करने की बहुत जल्दी हो रही थी। वैसे भी गांव में लड़कियों की जल्द ही शादी कर दी जाती है। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए अच्छा रिश्ता देखना तलाश किया, तो पड़ोस के ही गांव से मेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया। रिश्ता बहुत अच्छा था। लड़का रहने वाला तो गांव का ही था, लेकिन उसकी नौकरी कतर में लगी हुई थी और उसकी नौकरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मेरे घर वालों को यह रिश्ता बहुत पसंद आया था। लड़का पढ़ा लिखा हुआ भी था, तभी उसकी दूसरे देश में नौकरी लगी हुई थी। मेरी शादी किसी पढ़े लिखे इंसान से हो, यह रिश्ता मिल जाने के बाद मेरी चाहत भी पूरी हो गई थी और मेरे घर वालों को भी लड़का बहुत पसंद आया था। मेरा होने वाला पति काफ़ी सालों से ही कतर में नौकरी कर रहा था। वह अपने घर में सबसे बड़ा बेटा था। उसके छोटे 3 बहन भाई थे, एक भाई और 2 छोटी बहनें थीं। मेरे होने वाले पति के पिता तो काफ़ी सालों पहले ही गुजर चुके थे, लेकिन माँ का साया अभी उन पर था। हमारा रिश्ता फ़ोटो देखते ही हो गया था। मेरा फ़ोटो लड़के को दिखा दिया गया था और लड़के का फ़ोटो मुझे दिखा दिया गया था। क्योंकि लड़का कतर में नौकरी करता था, इसीलिए वह बार बार यहाँ पर नहीं आ सकता था। लड़के वालों की शर्त यही थी कि हमारा बेटा शादी के टाइम पर ही हिंदुस्तान वापस आएगा, और मेरा यह रिश्ता मेरे पिता के जाने वाले दोस्त ने ही करवाया था। इसीलिए मेरा होने वाला पति मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। दोनों परिवारों की मर्ज़ी से हमारा रिश्ता पक्का हो गया और कुछ दिन बाद ही हमारी शादी भी हो गई। मेरी शादी की पहली रात जब मेरे पति से मेरी मुलाकात हुई थी, तो मुझे उनका व्यवहार बहुत पसंद आया था। मेरा ससुराल भी बस ठीक ठाक था। ससुराल का घर तो थोड़ा छोटा था, लेकिन मेरे पति की कमाई अच्छी थी। इसीलिए मेरी माँ ने मुझे समझाया था, घर से कुछ नहीं होता, लड़के की कमाई अच्छी होनी चाहिए। मैंने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था। शादी के 4 दिन बाद ही मेरे पति ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको कतर वापस जाना था। और यह बात सुनकर मैं रोने लगी थी। अभी तो हमारी शादी को 3-4 दिन ही गुजरे थे और मेरे पति सुनील मुझे अकेला छोड़कर जा रहे थे। मैं उनके बिना यहाँ पर कैसे रहूँगी? हमने तो अभी तक एक दूसरे को ठीक तरह से जाना भी नहीं था। मैं अपनी ज़िंदगी अपने पति के साथ गुजारना चाहती थी। शादी से पहले मुझे यह बात तो पता थी कि मेरे पति काफ़ी सालों से ही कतर में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जब शादी के बाद वो 3-4 दिन बाद ही जाने लगे, तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। क्योंकि मुझे तो यह नहीं पता था कि वह अचानक इतनी जल्दी कतर जाने की तैयारी करने लगेंगे। मैंने सोचा था कि शायद वो 12 महीने यहाँ पर रुकेंगे, मुझे घुमाएंगे फिराएंगे, उनकी मेरे साथ अच्छी खासी बातचीत होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वह तो 3-4 दिन में ही यहाँ से जाने की तैयारी में लगे हुए थे। मैंने अपने आँखों में आंसू भरकर अपने पति से कहा भी था कि मैं यहाँ पर आपके बिना कैसे रहूँगी। मेरी बात सुनकर मेरे पति कहने लगे, मेरी मजबूरी है, वहाँ पर मेरी नौकरी लगी हुई है, मैं ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर नहीं रह सकता, क्योंकि मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वैसे तो मैं यहाँ पर 2 महीने की छुट्टियों पर आया था, लेकिन कंपनी ने अचानक ही मेरी छुट्टियाँ कैंसिल करके मुझे वापस बुला लिया है। शायद वहाँ पर काम ज़्यादा है, इसीलिए बार बार मेरे पास वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं। यह सुनकर मेरी आंखें नम हो गई थी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था इस बात पर कि मुझे किसी परदेसी इंसान से शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। एक परदेसी इंसान से शादी करना बहुत ही मुश्किल काम है। इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा था। मेरे पति अपना सामान पैक कर लिया था और मुझसे कहने लगे कि मैं थोड़ी देर के लिए बाज़ार जा रहा हूँ। और जब वह घर वापस आए, तो मैंने देखा कि वह लगभग 15-20 किलो फिटकरी लेकर आए थे और मुझसे कहने लगे कि यह सारी फिटकरी मेरे सामान में रख दो। इतनी सारी फिटकरी देखकर मैं हैरान हो गई थी और मैंने कहा,
आप वहाँ जाकर इसका क्या करेंगे? यह तो बहुत सारी फिटकरी है, इसका भला आपको क्या काम है? और इसे तो आपका सामान का वज़न भी बढ़ जाएगा और फिर अलग से फिटकरी के पैसे भी भरने पड़ेंगे। क्या वहाँ भी हमारे इलाके की तरह गंदा पानी आता है जिसे साफ करने के लिए आप फिटकरी लेकर जा रहे हैं? मैं अपने हिसाब से ही अपने पति को यह सारी बात बता दी थी, क्योंकि मेरी माँ हमेशा ही बर्तनों को साफ करने के लिए थोड़े से बर्तन में फिटकरी डालकर बर्तन को घुमाकर निकाल लिया करती थी। हमारे एरिया में गंदा पानी आया करता था। माँ कहती थी कि ऐसा करने से बर्तन बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं और पानी के कीटाणु बर्तन पर नहीं लगते हैं। मेरी बात सुनकर सुनील हंसने लगे और कहने लगे, यह तुम्हारे इलाके में बर्तन साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती होगी, लेकिन वहाँ पर तो शुद्ध पानी आता है, बिल्कुल साफ़ पानी मिलता है। कतर की औरत उसका कुछ और इस्तेमाल करती है। यह बात मुझे ठीक से तो नहीं पता, लेकिन मुझे यह मालूम है कि वहाँ पर इसकी बूझ बहुत ज़्यादा है। कतर की औरतें इसे किसी भी दाम पर खरीदने के लिए तैयार रहती हैं। लगभग हर कतर की औरत के घर में यह फिटकरी मौजूद होती है। मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ से फिटकरी ज़रूर लेकर जाता हूँ। सुनील की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। यहाँ पर तो हर दुकान पर फिटकरी मौजूद होती थी, लेकिन इस टाइम मैं सब कुछ भूलकर अपने पति की टेंशन ले रही थी। मेरे लिए सबसे बड़ी टेंशन मेरे पति की जुदाई थी। मैंने उनके सामान में फिटकरी डाल दी थी। मैंने रोते हुए सुनील से कहा कि जितनी जल्दी हो सके मुझे भी तुम अपने पास बुला लेना। मैं सुनील को देखकर बुरी तरीके से रो रही थी कि मेरे आंसू रोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, कि हम दोनों ने अपनी खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत ही नहीं की थी और इतनी जल्दी जुदाई का टाइम भी आ गया था। सुनील के बिना ससुराल में रहने का सोचकर ही मुझे अंदर से घुटन महसूस हो रही थी। मुझे इस तरह रोता हुआ देखकर सुनील मुझे समझाने लगे, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, वहाँ जाते ही मैं तुम्हें बुलाने का इंतज़ाम कर लूँगा। मैं जानती थी कि यह सारे झूठे बहाने हैं, लेकिन सिवाय आंसू बहाने के मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मेरी दोनों छोटे ननद बहुत ही ज़्यादा चालाक थी। सास तो बीमार रहती थी, इसीलिए अपने कमरे से ज़्यादा बाहर निकलती भी नहीं थी। एक मेरी दोनों नंदें हर टाइम मुझे पर ही नज़र रखती थी। उन्हें मेरे आंसू ड्रामेबाजी लगते थे। उनका कहना था कि वह भी तो अपने भाई के सालों से जुदाई बर्दाश्त कर रही है। सुनील मुझे छोड़कर चले गए थे। जब भी उनका फ़ोन आता था, उनकी बहनें फ़ोन पर अपने भाई से मेरी बहुत ज़्यादा बुराइयां करती थी। वो इन बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। मेरे पति भी मेरे बिना तड़प रहे थे और रोज़ मुझसे फ़ोन पर बातें किया करते थे और कहते थे, साक्षी तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारे साथ बिताए वह 3-4 दिन मुझे अभी तक बहुत याद आते हैं, लेकिन अगले ही पल मैं उदास हो जाता हूँ। और एक दिन मेरे पति ने मुझसे कुछ ऐसा बताया कि जिसे सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उन्होंने मुझे बताया कि वह मुझे अपने पास कतर बुला रहे हैं, सारी कार्रवाई कर चुके हैं। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट भी भेज दिए थे। इस टाइम जहाँ मैं खुश हो रही थी, वहीं पर मेरी नंदों के चेहरे का रंग उतर गया था। वो चाहते थे कि उनका भाई उन्हें भी कतर बुला ले, लेकिन मैंने अपनी नंदों को नज़रअंदाज करके जल्दी जल्दी अपने जाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने सुनील से पूछा कि क्या आपके लिए यहाँ से कोई भी सामान लेकर आऊँ, तो सुनील ने मुझसे कहा, मेरे लिए 20 किलो फिटकरी लेकर आना। यह सुनकर मैं हैरान हो गई थी। अभी तो कुछ टाइम पहले ही सुनील 20 किलो फिटकरी लेकर गए थे। 20 किलो फिटकरी तो बहुत ज़्यादा होती है। मेरा सामान भी अच्छा खासा था। उस 20 किलो फिटकरी को अलग से रखने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वज़न की वजह से पैसे चुकाने पड़े थे। और मैं सोचने लगी, पता नहीं इतनी फिटकरी का यह कतर की औरतें क्या करती है। मेरे लिए इतना भारी सामान संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ घंटे के सफ़र के बाद मैं कतर अपने पति के पास पहुंच गई थी, मगर एयरपोर्ट पर सुनील को देखा मेरी कोशिश समा नहीं रही थी। मेरे पति ने मुझे देखते ही पहला सवाल यही पूछा कि तुम फिटकरी तो लेकर आई हो या नहीं। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल टूट गया था। उन्हें मुझसे मिलने से ज़्यादा फिटकरी की चिंता हो रही थी, जबकि मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब थी।
मैंने खामोशी से फिटकरी से भरा हुआ थैला निकालकर उनको दे दिया, लेकिन ना जाने वह फिटकरी किसको देने गए थे। वापसी पर उनके पास बहुत सारे पैसे थे। जब मुझे अपने फ्लैट पर लेकर गए, वह मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे और मुझसे बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे। अब मुझे उस सवाल करने का मौका ही नहीं मिला। थोड़ी देर बाद जब बातों ही बातों में फिटकरी का कोई जिक्र आया, तो मैंने अपने पति से पूछा कि आखिर आप फिटकरी किसको देकर आए हो। मैं अपने पति की बातों में सब कुछ भूल गई थी। सच कहूँ तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे पति ने मुझे अपने पास बुला लिया है। 2 महीने मैंने अपने पति के साथ बहुत ही अच्छे गुजारे थे। 2 महीने किस तरह से अपने पति के साथ हंसी खुशी गुजर गए थे, मुझे पता ही नहीं चला था। लेकिन 2 महीने पूरे होते ही मेरे पति मुझसे कहने लगे, अब तुम्हारा यहाँ पर रुकना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम वापस से हिंदुस्तान चले जाओ। सुनील की बात सुनकर मैं रोने लग गई थी और मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हो? आपके बिना मेरी वहाँ पर कोई ज़िंदगी नहीं। मैं तो अपने सब रिश्तेदारों से कहकर आई हूँ कि अब मैं हमेशा के लिए आपके साथ कतर में ही रहूँगी। वैसे भी मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? वो कहने लगे कि यहाँ के खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं और घर भेजने के लिए भी पैसे नहीं बच रहे। मुझे अपने परिवार का भी खर्चा उठाना है। मेरी माँ बार बार पैसों के लिए फ़ोन कर रही है और बहनों की भी स्कूल की फ़ीस जमा करनी है। वह भी मुझे रोज़ फ़ोन करके तंग कर रही है और तुम्हारे यहाँ पर होने की वजह से मेरे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। मैंने गुस्सा करते हुए अपने पति से कहा, अगर यही बात है तो फिर मैं भी नौकरी कर लेती हूँ। मैं अपना खर्चा खुद उठा लूँगी, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। मैं वहाँ पर अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी बात सुनकर सुनील कहने लगे, तुम्हें भला क्या काम आता है? तुम क्या नौकरी करोगी यहाँ पर? बहुत देर तक सोचने के बाद मैंने सुनील से कह दिया कि मुझे चाहे लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन ही क्यों ना करना पड़ जाए, मैं सब कुछ कर लूँगी, मगर यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। इनको मेरी बात मजाक लगने लगी थी, लेकिन मैंने आसपास फ्लैट वालों से कहकर कुछ दिनों में घर का काम तलाश कर लिया था। उन दिनों मेरी काफ़ी लोगों से जान पहचान हो गई थी, क्योंकि हम जिस जगह पर रहते थे वहाँ पर ज़्यादातर हिंदुस्तानी फैमिली ही रहती थी और इस समय मेरी जान पहचान वाली औरत मेरे काम आ गई थी। कतर की बहुत सी औरतों को खाना बनाने के लिए एक औरत की तलाश थी, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने घर काम करने के लिए रख लिया। मेरी जान पहचान वाली औरत ने मुझे बताया कि कतर के लोग भारतीय लोगों के हाथ का खाना बहुत पसंद करते हैं और फिर भारतीय हो तो कोई खाना पकाने के लिए रखना उनके लिए सबसे पहली पसंद होता है। मुझे 3-4 घरों में एक साथ काम करने का मौका मिल गया था। मैं इस बार से बहुत खुश थी और मेरी खुशी की कोई हद नहीं रही थी। किसी के घर मुझे खाना बनाने की नौकरी मिल गई थी, तो किसी के घर झाड़ू पोछा करने की नौकरी मिली थी। मुझे काम करने के अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, जिससे मैं अपने पति सुनील के साथ रह सकती थी। खाना पकाना तो मैं पहले से ही जानती थी, क्योंकि कुकिंग में तो मैं शादी से पहले से ही बिल्कुल परफेक्ट थी। मैं यूट्यूब या फेसबुक पर लोगों की वीडियो देख देख कर तरह तरह के खाने बनाती रहती थी और अब यही बात मेरे काम आने वाली थी। रात को जब सुनील घर पर लौटे और मैंने उन्हें बताया कि मुझे आसपास के घरों में खाना बनाने की और साफ़ सफाई करने की नौकरी मिल गई है और उन लोगों ने मुझे अपने घर पर काम पर भी रख लिया है, यह सुनकर मेरे पति हैरान रह गए थे और कहने लगे, तुमने तो सच में ही काम ढूंढ लिया, लेकिन मैं तुम्हें दूसरों के घर जाकर काम करने की परमिशन नहीं दे सकता। सुनील ने मेरी सारी खुशियाँ खाक में मिला दी थी, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। सुनील की बात सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरे आंसुओं ने सुनील के दिल को मोम कर दिया था। अब खुद ही वह मेरे बिना नहीं रहना चाहते थे। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरी ननदें ही मेरे पति को बहका रही है, मुझे वापस हिंदुस्तान बुलाने के लिए उन पर दबाव डाल रही है और मजबूर होकर ही वह मुझे कतर से हिंदुस्तान वापस भेजना चाह रहे थे, लेकिन उनका मुझे भेजने का कोई मन नहीं कर रहा था। मैंने जानबूझकर इतना ज़्यादा रोना धोना मचाया कि सुनील ने मुझे काम करने की परमिशन दे दी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था, क्योंकि अब मैं सुनील के साथ हमेशा यहाँ आराम से रह सकती थी।
मैंने खुशी से सुनील को अपने गले से लगा लिया और मोहब्बत का इजहार किया। अगले दिन सुनील ने कहा कि अगर तुम्हें काम समझ आए तो ही करना, वरना काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उनसे कहा कि आप फिक्र मत करिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। और उनके घर से जाते ही जल्दी से अपने काम से फ्री हुई और फिर मेरी पड़ोसन मुझे कतर की औरतों के घर पर ले गई, जिनके घर बहुत ही बढ़िया थे, अंदर से बिल्कुल महल के जैसे लगते थे। मैं देखकर तो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गई थी। यहाँ के लोगों के घर सच में बहुत ज़्यादा सुंदर थे और वहाँ की औरतें भी बहुत मिलनसार थी। कुछ औरतें तो हिंदी भी समझ आती थी लेकिन बोलना नहीं जानती थी। उन्होंने इशारे से मुझे समझा दिया कि मैं उन्हें किस तरह का खाना बनाकर दूं। लेकिन पहले ही दिन मैंने एक बड़ी अजीब सी बात देखी। जब एक मालकिन के यहाँ किचन में खाना बनाने के लिए गई तो वहाँ पर एक बड़े से बॉक्स में बहुत सारी फिटकरी पड़ी हुई थी। फिटकरी को देखते ही मुझे याद आया कि मेरे पति और मैं भी तो इंडिया से इतनी सारी फिटकरी लेकर आए थे। पता नहीं सुनील ने उस फिटकरी का क्या किया था। यहाँ की औरतें फिटकरी का क्या करती हैं, लेकिन यह सवाल मैं किससे पूछती, क्योंकि इस घर में मौजूद जितने भी नौकर थे वह सब हिंदी नहीं जानते थे और न ही इंग्लिश जानते थे। सुनील ने भी यही बताया था कि यहाँ की औरतें फिटकरी का क्या करती है, इस बारे में उन्हें नहीं मालूम। मैंने यह सब सोचना बंद किया और 2-3 घंटे से मैं वहाँ का खाना भी बना दिया था। फिर उसके बाद मैं दूसरे घर में खाना बनाने के लिए चली गई थी और वहाँ पर जाकर भी मैं बिल्कुल यही चीज़ देखी कि वहाँ के किचन में तो पहले वाले से भी ज़्यादा फिटकरी पड़ी हुई थी। अब तो मेरे अंदर एक अजीब सा इंटरेस्ट जाग उठा था कि आखिर यह सब माजरा क्या है। इंडिया में तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। मुझे खाना पकाते हुए थोड़ी देर हुई थी कि एक औरत किचन में आई और उसने फिटकरी का टुकड़ा निकाला और एक बर्तन में डाल दिया और उसको डालकर कोने में रख दिया। पता नहीं उसमें पानी में फिटकरी डुबोकर क्यों रखी हुई थी। मुझे मालूम नहीं हो सका कि वह औरत ऐसा क्यों कर रही थी, क्योंकि वह यह काम चोरी छुपके कर रही थी और मैं काम करते हुए उसे देख लिया था, जैसे वह नहीं चाहती हो कि मैं उसकी तरफ देखूं। इस बात पर तो मैं और भी ज़्यादा हैरान हुई थी। खैर, मेरा पहला दिन था और बहुत अच्छा गुजरा था। मैंने सारे घरों में खाना बनाकर और साफ़ सफाई करके 6-7 घंटे में फ्री हो गई थी और सुनील के घर लौटने से पहले ही मैं घर चली गई थी। खाना बनाने का तो मुझे हमेशा से ही शौक़ था, इसीलिए यह काम मुझे बिल्कुल भी भारी मालूम नहीं हुआ। शाम को जब सुनील घर आए, उन्होंने मुझे ढेर सारे सवाल पूछे तो मैंने उन्हें दिलासा दी कि काम बहुत अच्छा है और मुझे यहाँ पर किसी तरह की भी कोई तकलीफ़ नहीं है। आप चाहो तो मेरी सारी सैलरी अपने घर पर भेज सकते हैं, मुझे बस आपका साथ चाहिए। मैं आपके साथ कैसे भी यहाँ पर गुजारा कर लूँगी। मेरी बात पर मेरे पति मुस्कुराने लगे थे। आखिर वह सब मैं उनके साथ रहने के लिए ही तो कर रही थी। सुनील रात के खाने के बाद मुझे घुमाने के लिए बाहर लेकर गए। जब से मैं कतर आई थी तब से पहली बार वह मुझे बाहर लेकर गए थे। उनके साथ बाहर घूमने में मुझे बहुत सुकून मिल रहा था, वरना अब तक तो मेरे सर पर यही टेंशन थी कि कहीं मेरे पति मुझे यहाँ से वापस ना भेज दें। सुनील मुझे अपने साथ एक बड़े से मॉल में शॉपिंग करने के लिए लेकर गए। इस रंगीन दुनिया में पहुंचकर मैं खुश हो गई थी। मॉल में बड़ी बड़ी सोने की दुकानें थी और यहाँ पर तो हर औरत ढेर सारा सोना पहने हुए थी। मैंने कभी किसी औरत को खुलेआम इतना सोना पहने हुए नहीं देखा था। मैंने अब तक यही समझा था कि शायद कतर में तो बड़े बड़े घरों के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो लोगों ने कुछ ज़्यादा ही तरक्की कर ली थी और आज पहली बार मैं यहाँ का माहौल देखा था। हमने खूब सारी शॉपिंग की और मेरे पति ने मुझे वहाँ की आइसक्रीम भी खिलाई थी। वापस आते टाइम रास्ते में हमें सुनील के एक दोस्त मिल गए थे। शायद वह ऑफिस के ही दोस्त थे। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। सुनील ने मुझे अपने दोस्त और उनकी पत्नी से मिलवाया। वह लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और जब उन्हें पता चला कि मैं शादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान से यहाँ पर आई हूँ तो उन्होंने मुझे और सुनील को अपने घर पर अगले ही दिन डिनर के लिए बुला लिया। वह लोग भी कतर में ही रहते थे, लेकिन उनकी हिंदी काफ़ी अच्छी थी। सुनील ने उस
से काफ़ी मना भी किया कि हम लोग डिनर पर नहीं आ सकते, लेकिन वह नहीं माने और जब वह ज़्यादा ही जिद करने लगे तो मेरे पति ने उनके डिनर का ऑफ़र मान लिया। मैं सुनील के दोस्त के घर जाने के लिए ज़्यादा ही एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं अभी तक वहाँ के लोगों के हाथ का खाना, बनाया हुआ खाना नहीं खाया था, क्योंकि मैं तो हिंदुस्तान की और अपने हाथ से ही खाना बनाकर खा रही थी और यहाँ आकर किसी के घर दावत पर भी पहली बार ही जा रही थी। अगले दिन मैंने सभी लोगों के घरों में काम किया और खाना बनाया और वापस आते ही जल्दी जल्दी तैयार हो गई। सुनील कहकर गए थे कि वह जल्दी काम से लौट आएंगे और फिर हम लोग उनके दोस्त के घर के लिए निकल गए थे। उनके दोस्त और उनकी पत्नी ने बहुत ही अच्छी तरह से हमारा वेलकम किया था। मैं सुनील के दोस्त का घर देखते ही रह गई थी। वह बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से उससे कई गुना खूबसूरत था। उनके 2 प्यारे से बेटे थे और एक छोटी सी 3 महीने की बेटी थी। छोटी बेटी को देखते ही मुझे उस पर बहुत ज़्यादा प्यार आ गया था। सुनील के दोस्त की पत्नी का नाम आशा था। वह किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। मैं भी उनके पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे देखकर वह मुस्कुराकर कहने लगी कि भाभी जी, आप बाहर जाकर बैठ जाइए, खाना तैयार करके वापस आपके पास आती हूँ। मैंने उनसे बात को इग्नोर करते हुए कहा कि मैं आपकी मदद करवा देती हूँ और फिर मैं उनकी मदद करना शुरू कर दी। और तभी मेरी नज़र आशा भाभी के किचन में रखी हुई फिटकरी पर पड़ी। उन्होंने भी फिटकरी को एक डब्बे में रखा हुआ था। डिब्बा ट्रांसपेरेंट था, इसी वजह से मुझे उसके अंदर की फिटकरी ठीक से दिखाई दे रही थी। एक बार फिर से मेरे दिल में यही सवाल उठा कि आखिर यह कतर की औरतें फिटकरी का क्या करती हैं। मैंने सोचा कि मैं इस फिटकरी का राज आशा से पूछ लेती हूँ, मगर आशा से पूछने में मुझे थोड़ी झिझक महसूस हो रही थी, क्योंकि जिस घर में मैं काम किया करती थी वहाँ की मालकिन ने छुपाने के अंदाज में फिटकरी को पानी में डालकर रखा था। पता नहीं इसके पीछे कौन सी बात हो सकती है। आशा का ध्यान तो खाना बनाने में लगा हुआ था। अब मुझे रहा नहीं गया तो मैंने उनसे पूछ ही लिया कि यह फिटकरी यहाँ पर क्यों रखी हुई है। आखिर आप लोग इतनी सारी फिटकरी का क्या करते हो? हमारे यहाँ तो फिटकरी इतनी ज़्यादा तादाद में किचन में नहीं रखी जाती। मेरी यह बात सुनते ही आशा के चेहरे का रंग बदल गया और उसने जल्दी से फिटकरी के डिब्बे को उठाकर कबाड़ में रख दिया। उसका अंदाज भी बड़ा अजीब सा था। मेरी बात का जवाब दिए बिना ही वह खाना बनाने में लग गई तो मैं भी खामोश हो गई, क्योंकि दोबारा पूछने की मुझ में हिम्मत नहीं रही थी और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। आशा ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था। दावत बहुत ही अच्छी रही थी। हम उन लोगों से परमिशन लेकर अपने घर लौट आए थे। हमें उनके घर जाना बहुत अच्छा लगा था, पर सारे रास्ते मेरे दिमाग में फिटकरी ही चलती रही थी। सुनील ने मेरा गुमसुम सा अंदाज देखा तो मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है। मैंने सुनील को सारी बात बता दी कि किस तरह मैं यहाँ पर काफ़ी घरों में फिटकरी के बड़े बड़े डिब्बे देखे थे और आज आशा के किचन में भी बहुत सारी फिटकरी देखी थी, जो कि एक बड़े से डिब्बे में मौजूद थी। आखिर कतर की औरतें क्या करती है इतनी सारी फिटकरी का? मेरी बात सुनकर मेरे पति हंस पड़े और कहने लगे, तुम औरतें तो छोटी छोटी बातों पर सोच विचार करने लग जाती हो। आखिर यहाँ पर औरतें फिटकरी का कुछ भी करती हो, हमें उससे क्या मतलब है? लेकिन मुझे तो सच्चाई के बारे में जानना था, क्योंकि फिटकरी तो हमारे हिंदुस्तान में भी पाई जाती है। वहाँ तो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट फिटकरी पर नहीं किया जाता जितना यहाँ पर किया जाता है। सुनील ने कहा कि चलो मैं ही तुम्हें पता करके इस फिटकरी के बारे में बताता हूँ कि आखिर यहाँ की औरतें फिटकरी के साथ क्या करती हैं और इसके पीछे क्या राज है। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। मेरा काम बहुत ही अच्छी तरह से जम गया था। मुझे वहाँ के लोगों के घरों में खाना पकाने की अब आदत सी हो गई थी। मेरे माता पिता की मुझे हर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन पर बात होती रहती थी। जब से मैं सुनील के पास आई थी मेरी माँ को बहुत सुकून हो गया था। मैंने अपनी माँ से कई बार फिटकरी के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे थे कि कहीं मेरी माँ को फिटकरी के बारे में कुछ पता हो, लेकिन मेरी माँ को भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि फिटकरी को पानी में भिगोकर क्या किया जा सकता है।
यह बात मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी। मैं कतर में जाकर पूरी तरह से सेट हो गई थी। अब मुझे हिंदुस्तान वापस आने की कोई चिंता नहीं रही थी। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे पति और मैं यहाँ पर खूब कमा रहे थे। जो लोगों के घरों में मैं काम किया करती थी, वह लोग भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे खाने की बहुत तारीफ़ होती थी और जिनके घरों में मैं सफाई किया करती थी, वहाँ पर मेरी सफाई की भी खूब तारीफ़ की जाती थी, क्योंकि मैं बहुत ही सलीके से काम करती थी। खाना भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बनाना होता था। 2-3 टाइप की डिशेस बस थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनानी होती थी। उस दिन गुजरने के दिन बाद सुनील ऑफिस से घर आए तो उसने कहा कि मेरे लिए अपने हाथ की बहुत अच्छी सी चाय बना लो। आज सुनील का मूड बहुत अच्छा लग रहा था और कुछ खुश लग रहे थे। मैंने अपने पति से कहा कि आपको ऐसी कौन सी खुशी मिल गई है जिसकी वजह से आप बड़े फ्रेश लग रहे हो। सुनील ने कहा कि मैं तुम्हारी परेशानी का हल लेकर आया हूँ। आज तुम जल्दी से मेरे लिए चाय बनाकर फिर मेरे पास आकर बैठ जाओ। आज मैं तुम्हारी परेशानी ख़त्म करने वाला हूँ और आज मुझे फिटकरी के राज के बारे में पता चल गया है। मैं फिटकरी का राज जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसीलिए मैंने जल्दी से अपने पति के लिए चाय बनाई और सारे काम से फ्री होकर उनके पास आराम से जाकर बैठ गई। सुनील ने मुझे बताया कि कतर की औरतें यह नहीं चाहती है कि यह राज कभी किसी को पता चले, क्योंकि फिटकरी का इस्तेमाल उनके पुराने ज़माने से चला आ रहा है और वो इसे अपने तक रखना चाहती है। इसीलिए आशा भाभी ने भी तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था। सुनील की बातें सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होने लगी थी कि आखिर इससे ऐसा भी क्या किया जा सकता है जो इस कदर छुपाने वाली बात है। सुनील कहने लगे, हर जगह की अपनी अपनी अलग रस्में रिवाज होते हैं और इसी तरह हर जगह के अपने अपने अलग अलग टोटके और इलाज होते हैं। तुम भी जब से यहाँ आई हो, तुमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही देखी है जो इंडिया में नहीं होती है, और जो चीज़ इंडिया में होती है वह यहाँ पर नहीं होती है। इसी तरह से फिटकरी का इस्तेमाल इंडिया में किया जाता है, वह बिल्कुल ही अलग है, जबकि कतर की औरतें इससे बिल्कुल अलग तरह का फ़ायदा हासिल करती है, जो बहुत हैरान कर देने वाला है। ये फिटकरी को पानी में मिलाने के बाद कई दिन के लिए रख दिया जाता है। उसके बाद रोज़ बासी मुँह इस पानी को इस्तेमाल किया जाता है। कतर की औरतें सुबह को ही फिटकरी वाला पानी पीती है और इस तरह दवाई का सेवन वो लगातार 3 महीने तक करती है और उनका मानना है कि इस तरह उसके पास बहुत ही खूबसूरत बच्चा पैदा होता है। इसीलिए कतर की औरतें पूरी लगन से उस दवाई को पीती है। और तो और यह दवाई इसीलिए भी काम आती है कि जो औरत इस दवाई को लगातार 3 महीने तक पीती है, उनके यहाँ खूबसूरत बच्चा तो होगा ही, लेकिन बेटा ही पैदा होगा। इस दवाई को पीने से बेटाई की पैदाइश होती है। यह बात मेरे लिए बहुत ही अनोखी थी और सच में सुनील ने ठीक ही कहा था कि अगर हिंदुस्तानी औरतों को इस बारे में पता चल जाता तो सब की सब औरतें इसी टोटके को इस्तेमाल करना शुरू कर देती। मगर मुझे यह समझ नहीं आया था कि कतर की औरतें इस बात को इतना छिपाती क्यों हैं। मेरी बात सुनकर सुनील कहने लगे, हर किसी के अपने अलग तौर तरीके होते हैं, जो ज़्यादातर औरतें बताना भी नहीं चाहती है कि वह बच्चा पैदा करने के लिए ये इस टोटके का इस्तेमाल कर रही है। उन्हें लगता है कि किसी को बताने से उनका टोटका खराब हो जाएगा। सुनील की बात सुनकर मैं उन्हें अफसोस भरे शब्दों में कहने लगी कि मेरे पास तो फिटकरी भी नहीं है और ना ही मुझे यह दवाई बनाने का तरीका आता है। मेरी बात सुनकर वह हंस पड़े और कहने लगे कि मुझे बस बच्चे की चाहत है, चाहे वह बेटा हो या बेटी, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुनील की सोच जानकर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि दूसरे मर्दों की तरह उन्होंने बेटे की इच्छा जाहिर नहीं की थी। मैं अभी तक जिन मर्दों के घरों में काम कर रही थी, उनमें से कुछ ही दिनों में एक घर की मालकिन प्रेग्नेंट हो गई थी। मैंने अपने हिसाब से उनका खूब ख्याल रखना शुरू कर दिया था और हैरत की बात यह थी कि उस औरत ने बेटे को ही जन्म दिया था। शायद उनकी बनाई हुई दवाई काम आ गई थी। कुछ ही दिनों में ऊपर वाले ने मुझे भी गुड न्यूज़ दे दी थी, लेकिन मैंने ऐसी कोई दवाई इस्तेमाल नहीं की थी और मैं पूरे 9 महीने बिल्कुल फिट रही थी।
9 महीने के बाद जब मैंने बच्चे को जन्म दिया तो यह देखकर मैं हैरान रह गई थी कि मेरा भी बेटा ही पैदा हुआ था। मैंने तो ऐसी कोई दवाई नहीं पी थी, लेकिन फिर भी ऊपर वाले ने मुझे बेटे से नवाज दिया था। बेटा या बेटी यह सब तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हम इंसान हमेशा अपने तौर पर टोटके करते रहते हैं। कतर की औरतें भी ऐसे ही टोटकों के चक्कर में फंसी रहती है। मैं यह बात तो नहीं जानती थी कि कतर की कितनी औरतें इस फिटकरी की दवाई के टोटके को जानती हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा था, ज़्यादातर कतर की औरतों के घरों में फिटकरी मौजूद थी। क्या आप लोग भी बेटे के लिए किसी ऐसे ही टोटके का इस्तेमाल करते हैं, या अपने आसपास किसी को बेटे की इच्छा में इस तरह के जादू टोटके या किसी बाबा के पास जाते हुए देखते हैं? यह सारे काम बिल्कुल ही गलत हैं। ऊपर वाला हमें बेटा दे या बेटी, हमें उसकी रहमत समझकर अपने पास रख लेना चाहिए। ऊपर वाला हमें औलाद से नवाज रहा है, यही हमारे लिए बहुत है। बेटा या बेटी कुछ नहीं होता, औलाद होना ही सबसे बड़ी बात है। मैं अपने पति सुनील के साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन अब मैं कतर की औरतों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, क्योंकि यह बात मुझे पसंद नहीं आई थी कि बेटा होने के लिए वह लोग इतना ज़्यादा टोटकों का इस्तेमाल किया करती थी। बेटी होने के लिए भी तो लोग टोटके का इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर बेटी भी ऊपर वाले की ही देन होती है। मुझे तो बेटियां बहुत पसंद है और मैं दुआ करती हूँ कि अगली होने वाली औलाद ऊपर वाला मुझे बेटी ही दे। मुझे बेटियां बहुत पसंद है और मैं अपने बेटे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मुझे अभी भी एक बेटे की ख्वाहिश और है, ताकि मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए। धन्यवाद।